गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, कैसे हो भाई? सब ठीक हो? तो देखो, आपने कल पद परिचय शुरू किया था। वैसे पद परिचय काफी दिनों से चल रहा है अपने। तो पद परिचय में बहुत सारे बिंदु अपने पढ़ लिए ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सारे के सारे अविकारी शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब पद परिचय के लिए ही पढ़े। इसके अलावा ये अलग से भी है सिलेबस में ना। तो अब पद परिचय का प्रश्न किस प्रकार आएगा वो अपने को करना है। तो कल पहली जो बात है वो आप पढ़े थे कि संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा का पद परिचय किस प्रकार होगा। तो वाक्य लिखते हैं और उसमें जो भी संज्ञा शब्द है उनका परिचय करना आपको। और संज्ञा का पद परिचय करते समय 5 बातों का ध्यान रखना भाई। 5 बिंदु आते हैं। सबसे पहले तो मान लो वो जो शब्द संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। दूसरा है लिंग, यानी वो जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर है वचन, यानी वो शब्द एक वचन है या बहुवचन है। चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा इसमें कारक कौन सा है। और पांचवा होगा क्रिया के साथ में क्या संबंध है। तो ये 5 बिंदु कल आप लिख चुके हो। तो अब देखो आगे लिखते हैं। देखो संज्ञा का पद परिचय। अनुराधा बाग में आम खा रही है। अब देखो सबसे पहले तो आप बताओ कि इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन कौन से अभी, चाहे वो कोई सी भी संज्ञा हो। तो आप देखोगे कि इसमें जो अनुराधा शब्द है, मार्कर चेंज गलत है अपन, अनुराधा जो शब्द है ये भी क्या भाई, संज्ञा शब्द है। किसी का नाम आ गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाघ जो शब्द है वो भी संज्ञा शब्द है। अब ये कौन सा संज्ञा शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि इसका बहुवचन बन जाता है बाघ से बाघों, तो ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसके अलावा जो आम है ये भी संज्ञा शब्द है, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि इसका बहुवचन बन जाता है आम से आमों। अब जो खा रहा है शब्द है ये क्रिया शब्द है। तो अभी अपन पद परिचय किसका कर रहे हैं, संज्ञा का। तो इन 3 का ही करना है, क्रिया का नहीं करना है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि जरूर नहीं कि ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि संज्ञा पद परिचय करो। वो ऐसे दे सकते जैसे अनुराधा शब्द को रेखांकित कर दिया और खा रही है को रेखांकित कर दिया और पूछ लेंगे रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। तो आपको पता लगाना भाई ये शब्द कौन से है। अभी आपको ये बता दूंगा मैं, ये संज्ञा शब्द का पद परिचय कर रहे हो तो संज्ञा शब्दों को ही रेखांकित करूंगा। तो सबसे पहले देखो आप क्या लिखोगे, अनुराधा शब्द का पद परिचय आप कर रहे हो। तो कल मैंने आपको 5 बिंदु बताए थे, वो 5 बिंदु कौन कौन से लिखोगे भाई। सबसे पहला बिंदु क्या लिखोगे कि अनुराधा जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो ये किसी व्यक्ति का नाम आ गया, तो किसी एक ही व्यक्ति से जिसका बोध होता हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो संज्ञा का पद परिचय करते समय पहला बिंदु जो आता है वो ये आता है कि संज्ञा कौन सी है। तो इस पता करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आपने लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये जब आप ऐसे नंबर डाल रहे हो तो आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर नहीं डालते तो आप कोमा लगा सकते हो। दूसरा जो है वो इस शब्द में लिंग बताना है, ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये ध्यान रखना आप। तो अनुराधा जो शब्द है, अनुराधा बाग में आम खा रही है, अनुराधा बाग में आम खा रही है, तो ये कौन सा हो गया, खा रही है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग हो गया भाई। अब नंबर 3 पर क्या लिखोगे, वचन, यानी जिस शब्द का पद परिचय कर रहे हो वो एक वचन है या बहुवचन है, तो ये एक वचन शब्द है अनुराधा, ये तो पता चल रहा है ना आपको, एक वचन है। चौथा जो बिंदु आता है वो ये आता है कि इस अनुराधा शब्द में कारक कौन सा है। तो मैंने बताया था कि आगे चिन्ह नहीं, आप देखो खा रहा है क्रिया, इस कार्य को करने वाला कौन है, कौन से प्रश्न करो, खा रही है, कौन, अनुराधा। तो ये अनुराधा क्या है भाई, करता है, तो क्या लिखोगे, कर्ता कारक। और लास्ट जो बिंदु आएगा वो है कि ये जो क्रिया है इसका इससे क्या संबंध है, तो ऐसा लिखना पड़ता है क्रिया का नाम लिखते हुए, ऐसे लिखोगे, खा रहा है क्रिया का कर्ता, खा रहा है क्रिया का कर्ता, ये हो गया भाई पद परिचय। ये 5 बातें लिखनी होती है किसमें, संज्ञा का पद परिचय में। अब आगे इसका करोगे, इसमें भी 5 बातें लिखनी, हाँ बातें बदल जाती है, कौन सी, व्यक्तिवाचक जगह हो सकता है जातिवाचक आ जाए, भाववाचक आ जाए, स्त्रीलिंग की जगह हो सकता है पुल्लिंग आ जाए या स्त्रीलिंग रहे, एक वचन बहुवचन हो सकता है, एक वचन रह सकता है, कर्ता की जगह कोई सा भी कारक आ सकता है। खा रहा क्रिया से जरूरी नहीं वो कर्ता हो, वो हो सकता है कर्म हो, कर्ण हो, है ना, कोई सा भी कारक हो सकता है संबंध में। तो ये आपने एक का पद परिचय किया अनुराधा का। अब आगे किसका करोगे आप, बाग में, बाग का, तो भाई बाग शब्द का पद परिचय करो। ये बाग शब्द है, बाग जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक, भाई बाग जो शब्द है वो है तो एक वचन, लेकिन संज्ञा कौन सी इसमें, तो जिन शब्दों के बहुवचन नहीं बनते वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जो बहुवचन बनकर जातिवाचक में चले जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है, और उनमें भी कई बहुवचन बनते ही नहीं है, लेकिन जिनके बहुवचन आसानी से बन जाते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे बाग से बागों। हालांकि जातिवाचक में उद्धरिवाचक वगैरह होती है, उनके बहुवचन नहीं बनते, वो एक वचन रहती है। तो बाग से बागों, इसका मतलब बागों बन जाता है, ये जातिवाचक संज्ञा भाई कौन सी है, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा है पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखोगे भाई, लिंग लिखा था उसमें, तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है ये। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, पुल्लिंग। एक वचन है या बहुवचन, बाग एक वचन है, बागों बहुवचन है, क्या बनेगा, एक वचन। अब इसमें कारक कौन सा है भाई, आप वाक्य को देखो ढंग से पढ़ो। अनुराधा बाग में आम खा रही है, आगे देखो इसके आगे कारक चिन्ह आया हुआ है, ये किसका कारक चिन्ह है,
अधिकरण में, पे, पर, किसका चिन्ह है ये? अधिकरण कारक का। तो कारक कौन सा लिखोगे? अधिकरण। कौन सा लिखोगे भाई? अधिकरण कारक। 4 बिंदु हो गए। 5वां क्या है? जो क्रिया है खा रही है, उसका क्या है ये? अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है आधार है ये। तो आप ऐसे लिख सकते हो, खा रही है क्रिया का आधार। खा रही है क्रिया का आधार है ये। तो ये हो गया पद परिचय किसका? बाघ शब्द का। समझ में आई ना बात? अब देखो वाक्य में आगे क्या रह गया? अनुराधा बाग में आम खा रही है। इसका मतलब अब पद परिचय किसका करना है? आम का। लिखो आगे शब्द आम। आम का पद परिचय करते समय आपको पता ही है क्या लिखोगे? सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय कर रहे हो, तो संज्ञा कौन सी है भाई? आम जातिवाचक संज्ञा है। फल जातिवाचक मात्र है, फलों के नाम भी जातिवाचक मात्र है। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब जातिवाचक मात्र है, इनके नाम भी जातिवाचक माने जाते हैं। फिर उनमें कोई आए, आम में कोई कैटेगरी आए, जैसे बादामी आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम, है ना, तब वो व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। तो देखो आम जो शब्द है ये क्या लिखोगे? पहला पॉइंट जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखोगे? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसका बहुवचन बन जाता है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप? मतलब ये जो आम शब्द है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो ये आम जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो दूसरा पॉइंट लिखो पुल्लिंग। अब तीसरी जो बात है वो अपन लिख रहे हैं वचन की। आम जो शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन है? तो एक वचन है। आमो आता तो बहुवचन हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट लिखना है आपको एक वचन। अब देखो कारक, आम शब्द में कौन सा कारक है? तो आप वाक्य को देखो वापस। अनुराधा बाग में आम खा रही है। खा रही क्रिया है, इस क्रिया को करने वाला, इस कार्य को करने वाला कौन है? अनुराधा है। अब अनुराधा जो काम कर रही है उसका फल किस पे पड़ रहा है? आम पर। भाई कम तो धीरे धीरे आम हो रहे ना। तो कर्ता ने जो काम किया, मतलब आप क्रिया से पहले क्या अथवा किस को लगाकर प्रश्न करोगे तो कर्म आता है कारक। ये आपके पहले से लिखा हुआ है ना। तो कौन लगाने से तो कर्ता, और क्या लगाने से कर्म आता है। क्या अथवा किस को लगाने से। तो क्या खा रही है भाई? आम खा रही है। तो आम क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तो अब क्या लिखोगे इसमें? कर्म कारक। कर्म कारक। अब देखो लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्रिया का नाम लिखना होता है सब में। खा रही है क्रिया का क्या है? ये कर्म है ये। सबसे पहले आपने क्या लिखा था? अनुराधा क्या थी? खा रही है क्रिया का कर्ता थी वो। बाग क्या हुआ? खा रही है क्रिया का आधार बना, स्थान बना, है ना, अधिकरण बना। और ये आम क्या है भाई? ये खा रही है क्रिया का कर्म है। तो लिखो है जैसे ही खा रही है क्रिया का कर्म, यही लिख देता हूं ना। तो ये हो गया भाई आपने जो वाक्य लिखा है उसका पद परिचय। अनुराधा बाग में आम खा रही है। इस वाक्य में 3 पद संज्ञा थे। कौन कौन से? अनुराधा, बाग और आम। इन तीनों संज्ञा पदों का आपने परिचय कर दिया। और संज्ञा में पद परिचय करते समय 5 बातें लिखी जाती है। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर आपको 2 बिंदु पूछे कि रेखांकित शब्द का परिचय करते हुए 2 बिंदु लिखो, तो 2 बिंदु जो होते हैं वो पहले वाले लिखने हैं आपको। यानी सबसे पहला जो बिंदु होगा वो संज्ञा है तो कौन सी है, ये लिखना जरूरी है। दूसरा आप लिंग वचन में से कोई सा भी लिख सकते हो।
अब आगे देखो वाक्य ओ लिखो, वो एक वाक्य था। अब वाक्य नंबर 2 लिखते मान लो, जैसे लिख दिया आपने, लड़कियां हाथों से कपड़े धो रही है। लड़कियां हाथों से कपड़े धो रही है। अब पहले तो इस वाक्य में मुझे ये बताओ भाई कि संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ इनमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो देखो इस वाक्य में आप देखोगे तो ये जो लड़कियां शब्द है ये क्या है भाई, संज्ञा शब्द है। अब कौन सा संज्ञा शब्द है, जातिवाचक है। लड़की लड़कियां बहुवचन बना हुआ है। हाथ जो शब्द है ये भी संज्ञा शब्द है, हाथों लिखा बहुवचन है और जातिवाचक संज्ञा है। कपड़े जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन में लिखे हुए हैं। तो इन 3 पदों का परिचय करना है आपको। धो रही है ये शब्द क्या हो गया, ये पद क्या हो गया भाई, ये तो क्रियापद है। तो अभी क्रियापद का परिचय नहीं कर रहे हो आप केवल संज्ञा का पद परिचय कर रहे हो, तो केवल संज्ञा लिखी आपने। अब देखो संज्ञा में भी पहला बिंदु किसका करोगे भाई पद परिचय, लड़कियों का। तो लिखो लड़कियां। अब करो जी पद परिचय। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे भाई, ये कौन सी संज्ञा है, आप लिखोगे जातिवाचक। कौन सी है भाई, जातिवाचक संज्ञा है ये, जातिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा बिंदु, लिंग या वचन में से कोई सा भी लिख सकते हो, वैसे कोई क्रम नहीं है इनका कि लिंग वचन पहले आना चाहिए, हालांकि क्रिया के साथ संबंध वाला लास्ट में रहता है वो, लेकिन लिंग और वचन में से दोनों में से कोई सा भी आप पहले या आगे पीछे कर सकते हो, दूसरा और तीसरा नंबर। तो आप लिंग बताओगे, लड़कियां स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो लिखो स्त्रीलिंग। तीसरा पॉइंट वचन का आता है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, 2 लिंग होते हैं, एक वचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लड़कियां कौन सा वचन है भाई, बहुवचन है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, बहुवचन हो गया। चौथा पॉइंट कारक वाला होता है। अब कारक की पहचान कैसे करते हो, मैंने बताया था, क्रिया से पहले कौन लगाकर प्रश्न करो। कौन धो रही है भाई, लड़कियां धो रही है। अब क्या धो रही है, कपड़े धो रही है, तो ये कपड़े कर्म हो जाएगा। अब किस से धो रही है, मतलब साधन किसको बनाया, माध्यम किसको बनाया है, हाथों को, हाथ करण हो जाएंगे। तो ये जाति संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। लास्ट पॉइंट क्रिया का नाम लिखते हुए क्या लिखोगे, ऐसे लिखना है कि धो रही है क्रिया का कर्ता, धो रही है क्रिया का कर्ता। अब देखो भाई लड़की जो शब्द, लड़कियां जो शब्द है, इसके पद परिचय करते हुए आपने 5 बिंदु लिख दिए। तो अगला बिंदु कौन सा आएगा, हाथों। तो हाथों शब्द का पद परिचय करो भाई। पहला पॉइंट वही, ये संज्ञा है तो कौन सी है, तो वही बात है, ये जातिवाचक संज्ञा है। पहला पॉइंट लिखा आपने, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा ये पुल्लिंग है, हाथ पुल्लिंग होता है ना,
तीसरा बहुवचन है। चौथा पॉइंट, कारक कौन सा है भाई? देखो कारक चिन्ह आया हुआ है इसके आगे, कर्ता कर्म के साथ में चिन्ह कम आते हैं। ये शर्तें मैंने आपको लिखवा दी पहले कि कर्ता के साथ में ने चिन्ह का प्रयोग तभी होता है जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो रही हो, नहीं तो ने का प्रयोग नहीं होता है। उसी प्रकार कर्म में यदि सजीव कर्म है तो उसके साथ को का प्रयोग होता है, निर्जीव में अधिकांश सभी में नहीं होता है, अपवाद सब कुछ होता है। अब ये कर्ण कारक है, इसमें आगे से का प्रयोग हो गया, तो से दो जगह आता है, अपादान और कर्ण में। अपादान में तो अलग होने का बोध होता है और कर्ण में साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब चौथा पॉइंट आप क्या लिखोगे? कर्ण कारक। कर्ण कारक। अब देखो पांचवा पॉइंट वही है, एक तो क्रिया का नाम लिखना होता है कि धो रही है, क्रिया का माध्यम, माध्यम कह सकते हो, साधन भी कह सकते हो, एक ही बात है। कपड़े धोने के लिए हाथों को साधन बनाया है। अब देखो अगला बिंदु क्या रह गया भाई? अगला आ गया कपड़े, तो लिखो कपड़े। इसमें भी वही बात, इसको वाइट से लिख देते ताकि मिले नहीं। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पहला पॉइंट क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा बताओ भाई जल्दी से क्या आएगा? दूसरा लिंग लिखते आए हो आप, ये क्या है? पुल्लिंग है। तीसरा वचन लिख रहे हो, बहुवचन है। चौथा क्या लिखोगे भाई? चौथा पॉइंट आप कारक लिखता है वो, तो मैंने बता दिया आपको क्या धो रही है भाई? कपड़े। इसके अलावा क्या लगाने से उत्तर के रूप में जो आता है वो कर्म होता है, ये कर्म कारक है। कर्म कारक है। और लास्ट वाला वही बात, क्रिया का नाम लिखते हुए धो रही क्रिया का क्या है? ये कर्म, कर्म है, तो लिखो धो रही है, धो रही है, धो रही है क्रिया का धो रही है क्रिया का कर्म है भैया। तो ये दो बिंदु आपने लिखे, दोनों वाक्यों का पद परिचय आपने कर लिया। एक और बदलता हूं इसमें मैं, तीसरा आप जो लिखोगे वो लिख लो बचपन के, बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं। बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है? संज्ञा पद अलग अलग करो भाई। ये देखो बचपन जो है ये भी संज्ञा है, दिन जो है वो भी संज्ञा है, आगे संज्ञा नहीं है। आगे प्रविशेषण और विशेषण और क्रिया आ गए, तो दो बिंदु मिले अपने को। कौन कौन से मिले भाई? बचपन और दिन। तो करो इनका पद परिचय। पहले किसे करोगे? बचपन का।
बचपन का पद परिचय करते समय कौन कौन सी बातें लिखोगे? सबसे पहले तो संज्ञा है तो कौन सी है? तो देखो बताओ भाई, बचपन कौन संज्ञा है? बचपन भाववाचक संज्ञा है। एक अवस्था का बोध हो रहा है ना, बच्चा तो जातिवाचक है, बच्चा से बचपन, तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, लिखा हुआ है आपके विस्तार से, है ना। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से भी बनती है। तो बचपन में क्या लिखा भाई आपने? पहला पॉइंट लिखो, ये संज्ञा है तो कौन सी है? तो क्या लिखोगे आप? भाववाचक संज्ञा है ये। कौन सी संज्ञा भाई? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आती है और अधिकांश से बहुवचन बनाने पर जातिवाचक में चली जाती है। भाववाचक जो है, भाव क्या है? भाव को आप छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, तो ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरा आप लिख रहे थे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग है। अब ऐसे वाक्यों में आप पूरे वाक्य के आधार पर लिंग वचन बना सकते हो। वचन होते हैं ना वो, आगे देखकर, जैसे मान लो दिन एक वचन है, तो आगे आप देखोगे ना, इस वाक्य के आधार पर आप दिन को बहुवचन मानोगे, क्योंकि बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बचपन के दिनों की बात हो रही है यहाँ पर, एक दिन की नहीं। तो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा आप लिखोगे पुल्लिंग है। तीसरा बहुवचन है। एक वचन है, सॉरी, ये तो भाववाचक जो संज्ञा है वो तो एक वचन ही है। दिन को लिखना है आपको बहुवचन में। 3 बिंदु लिखते, चौथे क्या लिखते हो भाई हर बारी? कारक वाला। तो अब देखो इसके आगे कारक की विभक्ति लगी हुई है, बताओ भाई कौन सा कारक है इसमें? कारक विभक्ति याद है आपको? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से लगना, संबंध का, के, की, संबंध कारक है इसमें। कौन सा कारक है? संबंध कारक। संबंध कारक। लास्ट बिंदु वही होते हैं, क्रिया का क्या है ये? ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, होते हैं, होना लिख सकते हैं आप, इसका मतलब यही होता है क्रिया। होते हैं, क्रिया से संबंध, होते हैं क्रिया से संबंधित है या जुड़ा हुआ है। लास्ट बिंदु क्या लिखोगे? एक, दो, तीन, चार, 5 हो गए ना, 5 बिंदु हो गए। देखो भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है और होते हैं क्रिया से संबंधित है। तो ये 5 बिंदु लिखने होते हैं क्रिया का पद परिचय। अब एक पॉइंट और है गया इसमें, कौन सा वाला भाई? दिन। अब देखो केवल दिन का पूछे तो ये एक वचन होता है, वैसे दिनों होता है बहुवचन, लेकिन वाक्य के आधार पर आप पद परिचय कर रहे हो तो इसमें इसको क्या मानोगे? बहुवचन। तो पहले तो इसको संज्ञा का पद परिचय करें तो कौन सी संज्ञा बताओ भाई? तो बताओगे जातिवाचक। क्या है भाई? जातिवाचक। देखो दिन, महीना, वार, ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक। अब यदि दिनों के नाम आ जाए ना कि सोमवार, मंगलवार, तब वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। जैसे महीना जातिवाचक है, लेकिन महीने में नाम आ गया कि जनवरी, फरवरी, तब वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा बिंदु क्या लिखोगे भाई? दूसरा बिंदु आपको लिखना है कि ये जो दिन है वो पुल्लिंग शब्द है। क्या है भाई? पुल्लिंग शब्द है। तीसरा आपको लिखना है बहुवचन है ये। वाक्य के आधार पर बता रहे हो यहां पर आप, क्योंकि वाक्य में दिनों की बात हो रही है वैसे।
अब आगे कारक बताना पड़ेगा आपको। अच्छे कौन होते हैं भाई? क्रिया से पहले पसंद करो कौन से? दिन। तो दिन यहाँ कर्ता बन गया। क्या बन गया भाई? कर्ता। और वैसे भी ये दिन जो होते, मान लो ये जो दिन हो गए, या आप जो प्राकृतिक जो शक्तियां हमें लिखवाया था आपको, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, बादल है, तारे है, ये सब कर्ता का काम करते हैं। तो यहां पर दिन क्या है भाई? कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। लास्ट पॉइंट लिखना है आपको, होते हैं क्रिया का कर्ता है, ये होते हैं क्रिया का करता है। तो ये अपने हो गया संज्ञा का पद परिचय। अब किसका पद परिचय करेंगे भाई? सर्वनाम का। आगे अपने को हेडिंग क्या डालनी है? सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय। तो भाई जो बातें संज्ञा में याद रखनी है वो सर्वनाम में भी याद रखनी है। इसमें भी वही बिंदु आते हैं, बस संज्ञा के भेद 3 होते थे, इसके 6 होते, तो इसके भेद आएंगे। देखो इसमें कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात, सर्वनाम का भेद। दूसरा, आप इसमें भेद में भी जान रहे, जैसे पुरुषवाचक है तो उसके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सर्वनाम के ध्यान रखना, आप पुरुष भी लिख सकते हो आगे ना, कौन सा पुरुष है। लिंग, वचन, कारक और काल। काल नहीं लिखना भाई, वही लिखना है क्रिया के साथ संबंध है ना, मैंने काल लिख दिया। क्रिया के साथ संबंध। ये 6 बातें हैं संज्ञा में लिखी थी, और ये 6 बातें ही आपको सर्वनाम में लिखनी है भाई। तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय वही बातें हैं, वहां पर संज्ञा का भेद लिख रहे थे, अब यहाँ सर्वनाम का भेद लिखना है। लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध, वही बातें लिखनी है। तो पहले एक वाक्य लिख लेते हैं। मान लो ऐसे लिख दिया आपने कि मैं रोहित के साथ उसके घर गया। मैं रोहित के साथ उसके घर गया। अब पहले मैं जो वाक्य लिख रहा था उसमें अपन संज्ञा शब्द छांट कर लिख रहे थे, उनको रेखांकित कर रहे थे। अब आपको सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। तो पहले तो आप जल्दी से मुझे ये बताओ कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन कौन से है भाई, उनका आपने को पद परिचय करना है। तो सर्वनाम शब्द कौन कौन से, जल्दी से बताओ। देखो, मैं सर्वनाम शब्द है, उसके, ये भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। बाकी रोहित, घर, ये दोनों संज्ञा शब्द है, ये कारक चिन्ह है, गया क्रिया है। तो सबसे पहले भाई मैं का पद परिचय करो आप। मैं सर्वनाम शब्द है, इसका परिचय करना है आपको। तो वही संज्ञा वाली बात है, ये सर्वनाम है तो कौन सा है भाई? सर्वनाम शब्द होते हैं 6, पुरुषवाचक, निजवाचक,
सर्वनाम में 6 प्रकार होते हैं ना, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब पुरुषवाचक है तो उसमें 3 जो पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उन तीनों में से लिखना है। तो आप डबल लिख सकते हो यहाँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम और वो भी उत्तम पुरुष। ऐसा लिखने के बजाय आप साथ भी लिख सकते हो कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम ना लिखो तो भी चल जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि ये सर्वनाम अपने आप में ही है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, पुरुषवाचक लिख के फिर उत्तम पुरुष अलग से लिख सकते हो। दूसरी बात है भाई लिंग की। मैं गया, सर्वनाम शब्दों के जो लिंग है वो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर जाने जाते हैं। अब जैसे मैं है, आगे क्रिया गया है, यदि यहाँ पर गई आ जाए कि मैं रोहित के साथ उसे घर गई, तो गई में क्रिया आने से ये मैं स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो समझ रहे हो ना आप, सर्वनाम शब्दों के जो लिंग जो होते हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर निर्धारित होते हैं। ऐसे मान लो मैं बोलूं मैं, लिखा हुआ यहाँ पर मैं में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का पता चल जाएगा, लेकिन कौन सा लिंग है, ये मैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, कोई पता नहीं चलेगा। अब यदि मैं वाक्य ऐसे लिखूं कि मैं जा रहा हूं, इसका मतलब मैं पुल्लिंग है। वाक्य ऐसे लिख दिया कि मैं जा रही हूं, इसका मतलब मैं स्त्रीलिंग हो गया। तो सर्वनाम जो शब्द होते हैं इनके जो लिंग होते हैं वो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर जाने जाते हैं या जिसके स्थान पर ये प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लो वाक्य आ गया कि राम अयोध्या का राजा था, उसने रावण को मारा था। अब उसने जो शब्द है वो राम की जगह आया, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। सीता राम की पत्नी थी, वह राम के साथ वन में गई, वह किसके स्थान पर आया भाई? सीता के स्थान पर, ये स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना आपको, सर्वनाम शब्दों के जो लिंग वचन है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर जाने जाते हैं। यदि क्रिया स्त्रीलिंग है तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं, क्रिया पुल्लिंग है तो वो भी पुल्लिंग हो जाते हैं। अब गया पुल्लिंग क्रिया है तो मैं भी क्या बन जाएगा भाई? पुल्लिंग सर्वनाम बन जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? पुल्लिंग। तीसरे वचन की बात लिख रहे हैं आप, मैं जो है वो एक वचन है, हम जो आता है हम बहुवचन बन जाता है ना, बताया मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाते समय। तो ये क्या है भाई? एक वचन है। अब नंबर 4 पर क्या लिखते हैं आप? कारक। क्या लिखोगे भाई? कारक कौन सा है बताओ? गया, जाने का काम हो रहा है। अब ये काम कौन कर रहा है? कौन गया? क्रिया से पहले कौन लगा प्रश्न करो, उत्तर के रूप में करता आएगा। और यदि कौन और क्या का उत्तर एक ही आए तो वो अकर्मक क्रिया होती है, अलग अलग आए तो सकर्मक क्रिया होती है। अब कौन गया भाई? मतलब मैं, तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक, क्योंकि गया क्रिया का कार्य इसी ने किया है, जाने का काम यही कर रहा है, कर्ता कारक। लास्ट पॉइंट आप क्या लिख रहे हो? क्रिया के साथ संबंध। तो आप इतनी देर से लिखते आए हो, क्या लिखोगे? गया क्रिया का करता है, ये गया क्रिया का करता है। लास्ट जो पॉइंट होता है, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, सब में एक ही बिंदु आ रहा है। क्रिया के साथ जो संबंध है वो क्रिया का नाम लिखते हुए उससे क्या संबंध है, मतलब उस क्रिया को करने वाला करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान अपन जो भी होगा वो लिखना है। और संज्ञा सर्वनाम में ये 5 बिंदु आ रहे लगभग। सर्वनाम में कई जगह 6 भी दिए होते हैं, तो जो 6वां दिया होता है वो यही होता है कि पुरुष, है ना। यहाँ लिखने के बजाय आप यहाँ लिख लो। कहाँ पर? यहाँ पर। अलग से पूछ लेते, नहीं तो आपके नोट्स में दिक्कत आएगी, इसको लिखो ही मत आप चाहे, क्योंकि अभी मान लो आप समझ में नहीं आएगी आपकी बात। तो इतना ही लिख लो आप, ये भी सही है।
उत्तम, क्योंकि आपने लिख दिया साथ में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो दोनों बातें साथ में आ गई, पुरुषवाचक भी है और उत्तम पुरुष भी है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और गया क्रिया का कर्ता है। तो आगे देखो कल विशेषण का, क्रिया का और अविकारी शब्दों का भी पद परिचय अपने को करना है। अब आगे थोड़ी सी बातें बदलती जाएगी। विशेषण जो है उसका पद परिचय करते समय पहले तो विशेषण है तो कौन सा है, फिर लिंग, वचन, फिर कारक काल नहीं आते उसमें, उसमें आएगा इसका विशेष्य कौन है और अवस्था कौन सी है, और क्रिया में थोड़ी सी बातें बदल जाती है। और 3 बिंदु तो वही आएंगे, सर्वनाम का भेद, लिंग और वचन। उसके बाद में क्रिया में कारक, काल, वाच्य और क्रिया के साथ संबंध आ जाते हैं अन्य शब्दों से। तो कल और आगे पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा वगैरह मैंने पहले दिन बताई थी आपको कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूरा पद परिचय करना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पदान्वय या पद व्याख्या भी कहते हैं, मतलब वाक्य में जो शब्द आए उनका पूरा परिचय करना, इंट्रोडक्शन करना, वही पद परिचय होता है। तो आगे जो है वो अपने कल पढ़ेंगे। अभी टाइम हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।